हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट और हमने अनसैचुरेशन का टेस्ट पढ़ लिया था, राइट। अनसैचुरेशन के हमने दो टेस्ट पढ़े थे, दोनों सिमिलर टाइप के थे। ब्रोमीन वाटर, है ना, एक तो ब्रोमीन वाटर पढ़ा था और एक बेयर्स रिएजेंट, है ना, कोल्ड एल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 वाला। अब अपन और टेस्ट पढ़ना चालू करते हैं, है ना। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर एल्काइंस। एक सेकेंड। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। तो टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब होता है? टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब होगा? टर्मिनल एल्काइन का ये टर्मिनल मतलब होता है लास्ट, एंड, है ना, टर्मिनेट। तो टर्मिनल वर्ड का मतलब लास्ट पोजीशन की बात हो रही है ना, लास्ट पोजीशन। ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा एल्काइन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें सबसे लास्ट में एल्काइन होगा, है ना, उसे टर्मिनल एल्काइन अपन बोलेंगे। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों ही टर्मिनेटिंग पोजीशंस हैं। तो ये जो हम टेस्ट लिखने वाले हैं ये पर्टिकुलरली टर्मिनल एल्काइन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अभी वो करता क्यों है इसको देखते हैं अपन। देखो, जो टेस्ट है पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो अपन ने हाईलाइट किया है ये अपन ने टर्मिनल एल्काइन को हाईलाइट किया है ना। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज टर्मिनल पोजीशन, है ना। तो ये जो एल्काइन होगा इसे हम टर्मिनल एल्काइन बोलेंगे। अब हम इसमें पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो जो पहला टेस्ट है उसे बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलन एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है, जिन्होंने इस इन एक्सपेरिमेंट्स को किया। और वो उन्होंने जिस रिएजेंट का यूज किया टर्मिनल एल्काइन को पहचानने के लिए उसे टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, ये तो उस रिएजेंट का नाम हुआ। एक्चुअल में वो रिएजेंट क्या होता है? एक्चुअल में इट इज अग्नो थ्री, अग्नो थ्री प्लस NH4OH का मिक्सचर, है ना। अग्नो थ्री मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से भी कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इस ये जो अपन दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं ये तो शायद ही खैर आपको कहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर गलती से मिल जाए तो अपन को पहचानना आना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट है ना। AgNH32, इस पे पूरे पे चार्ज आएगा प्लस, AgNH32 प्लस और OH माइनस। एक सेकेंड, तो इसका मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी बढ़ेगी। ये AgNH32 ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना। सर यहाँ पे चार्ज दिखाने का मतलब क्या है? सर क्योंकि वैसे भी वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल ही बन रहा है। ऐसे ही बस समझाने के लिए कि बस ये पता चल जाए कि किस पे कितना चार्ज है ना। जैसे ये वैसे ये अभी जरूरत नहीं है, ये जब आप ये जो चार्ज वगैरह की बात है ये हम 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ते हैं उसमें करते हैं, है ना। वहां पर चार्जेस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां पर आपको मेटल का चार्ज निकालना पड़ता है, तो उसके लिए अपन को बाकी एटम्स का चार्ज पता होना चाहिए। तो ये तो चलो आगे की बात है। अभी इस चैप्टर में चार्ज बिल्कुल आप लोग चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, है ना, चाहो तो लिखे भी रहने दे सकते हो।
ठीक है, मतलब ये चार्ज समझाने के लिए बताया है। इसका ये मतलब है कि अमोनिया पे जनरली जीरो चार्ज होता है। एक मिनट यार, ये प्लस जो है ये बाहर आएगा ब्रैकेट के, ये जो प्लस चार्ज है ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, ब्रैकेट के ऊपर है ये प्लस चार्ज करली ब्रैकेट के, और ये माइनस चार्ज जो है ये हाइड्रोक्साइड पर है। तो इस पूरे ब्रैकेट पे ये जो करली ब्रैकेट है इसके ऊपर +1 चार्ज है। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है आयुष, अमोनिया इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये जो +1 चार्ज है वो +1 चार्ज किसके, सिल्वर के कारण आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड अपन ने रेडॉक्स रिएक्शंस में समझा था, जहां पर अपन ने मोल में पढ़ा था। ठीक है, तो सिल्वर पर यहाँ पर +1 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे जनरली -1 चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज नहीं भी इंडिकेट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है चंद्रभान, चार्ज वाला लॉजिक क्लियर हुआ। यस। तो अब बात यह है कि देखो, क्वेश्चन में आपको जो रिएजेंट है वो आपको एरो के ऊपर दिखाते हैं, है ना। मतलब ऐसा होगा कि कोई टर्मिनल एल्काइन अगर है ना, ये मान लो ये टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर है ये तो कुछ भी लंबी सी चेन हो सकती है। ठीक है, ये लास्ट लास्ट के जो 2 कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अपन को समझ में आ गया कि टर्मिनल एल्काइन है। अगर इस कार्बन से और कार्बन जुड़ा होता आगे, मतलब वो टर्मिनल एल्काइन नहीं होता। ठीक है, तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अपन को दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्काइन तो टर्मिनल है ही, है ना। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना सर चाहिए। हाँ आर का बोलो। मतलब हाइड्रोजन भी तो हो सकता है, अकेला हाइड्रोजन। हाँ, आर का मतलब बिल्कुल अकेला, आर में कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एक्चुअली मेन बात ये रहती है कि जो रिएक्शन में जो ये जो रिएजेंट जिस पोर्शन से रिएक्ट करेगा वो इस पोर्शन से रिएक्ट करेगा, है ना। तो अपन को जो मेन फोकस करना है वो इस पोजीशन पे करना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन किसी मॉलिक्यूल में आ रही है तो मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। तो एरो के ऊपर देखो, टॉलेंस रिएजेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो इस तरह से लिखा होता है। या तो इस तरह से लिखा होगा AgNO3 + NH4OH, इससे भी अपन को समझ में आ जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट की बात हो रही है। या फिर ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ होगा, है ना। तो अपन को करना क्या होता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उस पर ध्यान दो आप। टॉलेंस रिएजेंट जब टर्मिनल एल्काइन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ये कंपाउंड RC ट्रिपल बॉन्ड CAG। ठीक है, +NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट भी बनाता है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उतने काम का नहीं है। मेन बात ये है कि इससे अपन को टेस्ट कैसे हुआ। टेस्ट एक्चुअली ऐसे होता है कि ये जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ, है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ इसका नेचर क्या है। दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कोई एल्काइंस का अगर कोई लिक्विड मिक्सचर है, जब आपने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो अगर आपको बीकर में नीचे वाइट प्रेसिपिटेट जमा हुआ दिख गया, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपने सोल्यूशन लिया था वो क्या था, वो टर्मिनल एल्काइन था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये टेस्ट अपन कैसे करते हैं, इसको टेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस वाइट प्रेसिपिटेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है ना। सर अकेला सिल्वर से करा देंगे तो भी ये रिजल्ट आना चाहिए ना। अकेला सिल्वर सिल्वर से कराओगे, नहीं नहीं, सिल्वर से ये रिजल्ट नहीं आता। इसका मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिक अभी बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। उससे पहले टॉलेंस रिएजेंट का एक बात और मैं खत्म करता हूँ, वो ये है कि टॉलेंस रिएजेंट को कई बार अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी बोला जाता है ना। तो ये लाइन भी आप लिख लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है ना। अ कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसको मैं लिख देता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, है ना।
टॉलेंस रिएजेंट को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये तो खैर आसान है, NH4 मतलब अमोनिया, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। तो आयुष क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट का जो नाम है वो है सिल्वर एल्काइनाइड, बोलते हैं इसे सिल्वर एल्काइनाइड, है ना। इसका जो नाम है, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। इसका जो, जब आप चार्ज सेपरेट करोगे तो सिल्वर पे +1 चार्ज होगा और ये एल्काइन पे -1 चार्ज होगा, है ना। तो ये जो तो ये जो एनायन है, ये एक्चुअली ये एल्काइन से जनरेट हुई है ना। तो इस एल्काइन को एल्काइनाइड बोलते हैं। जैसे जैसे क्लोरीन से जो आयन जनरेट होती है, नेगेटिव आयन, उसको अपन क्लोराइड बोलते हैं, राइट, क्लोराइड, IDE लगा देते हैं। उसी तरह से ये एल्काइन है ना। और इससे जब एनायन जनरेट होगा, नेगेटिव आयन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्काइनाइड, ठीक है। तो अब एक मिनट, जो चीजें काम की नहीं है वो मैं हटा देता हूँ। तो अगर कोई नाम लिखना चाहे तो लिख सकता है, इस कंपाउंड का नाम होता है सिल्वर एल्काइनाइड, ठीक है, सिल्वर एल्काइनाइड, ठीक है। मेन बात अपन को क्या ध्यान में रखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये ना, इसका कलर और इसका नेचर ध्यान रखना है। कलर व्हाइट है और नेचर क्या है, इट्स अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। बाकी ये वाला प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी चलेगा, है ना। अब इसका अपन थोड़ा थोड़ा लॉजिक देख लेते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा होगा, अगर आपको लॉजिकली याद रखना है तो। देखो कलर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कलर तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि व्हाइट क्यों आया है, कि येलो क्यों आया है, कि पिंक क्यों आया है, ठीक है। अपन थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट का लॉजिक देख सकते हैं। उससे पहले आयुष, अश्विन क्या पूछ रहे हैं कि सर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही रहता है आखिरी में। हाँ हाँ बिल्कुल, हेडिंग देखो, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड जब टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा तभी ये टेस्ट वैलिड है ना। और ठीक है, तो इस रिएक्शन का अपन थोड़ा थोड़ा लॉजिक देखते हैं। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब सिल्वर नाइट्रेट, देखो जब सिल्वर, ये सिर्फ सिर्फ याद रखने का तरीका है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, है ना। जब सिल्वर नाइट्रेट NH4OH से रिएक्ट करेगा तो आप इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराओ, तो सिल्वर जो है वो हाइड्रोक्साइड से कंबाइन हो जाएगा और अमोनियम जो है वो नाइट्रेट से कंबाइन हो जाएगा। तो क्या जनरेट होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, है ना। इस तरह की रिएक्शन जनरेट होगी। अब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड में ये कह सकते हो कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक बेस है। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो जनरली बेस होते हैं, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस होगा, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड उस हिसाब से बेस होना चाहिए। तो जब आप टॉलेंस रिएजेंट को डालोगे एल्काइन में, टर्मिनल एल्काइन में, तो देखो जैसे ये अपना टर्मिनल एल्काइन है, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिक इसका बता रहा हूँ। ये जो टर्मिनल एल्काइन है, ध्यान देना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, इस हाइड्रोजन की क्या खास बात है, किस टाइप का हाइड्रोजन है ये, जल्दी बताओ भाई। एसिडिक, शाबाश, है ना। ये हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि sp कार्बन से कनेक्टेड है ये, या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस के कांटेक्ट में आएगा, है ना, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन इस बेस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये जो नेगेटिव एनायन है, मतलब ये कंपाउंड जो है ये अपना H+ तो छोड़ देगा, ये H+ अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C-, और यहाँ से Ag+ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, Ag+ और वाटर अलग हो जाएगा, है ना। वाटर कैसे मिलेगा, ये जो H+ अलग हुआ था यहाँ से, ये OH- से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सिल्वर एल्काइनाइड आयन जनरेट होता है, जो कि प्रेसिपिटेट होता है बाय नेचर, है ना। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लॉजिकली
याद रख सकते हो अगर कोई याद रखना चाहे तो। सर अकेला सर्वर क्यों नहीं करता? अकेला सिल्वर उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना। ठीक है, ये मतलब रिएक्शन रिएजेंट उतना स्ट्रॉन्ग होना तो चाहिए कि वो हाइड्रोजन को खींच सके, है ना। और आयुष क्या पूछ रहा है कि सर टॉलेंस रीजन का कलर होता है क्या, नहीं होता। एसिडिक सॉल्ट सर वाटर को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। जरूरी तो ये लॉजिक भी नहीं है वैसे। ये तो ठीक है, मैंने समझाने के लिए बता दिया। जरूरी बस एक ही चीज है कि आपको अल्टीमेटली ये याद होना चाहिए कि अगर कोई सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब वो सोल्यूशन टर्मिनल एल्काइन है। ये एक लाइन है जो आपको याद होना चाहिए। जो अभी मैंने एक लाइन बोली वही कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये था टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट। आई होप ये इसमें सबको, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ये नाम जरूर याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट है ना, कई बार नाम से भी आता है टॉलेंस रिएजेंट। तो अपन को सारे नाम याद होना चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट, ये, और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स रिप्रेजेंट द सेम केमिकल कंपाउंड, है ना। तो चलो, ये टर्मिनल एल्काइन का पहला टेस्ट था। अब दूसरा टेस्ट देखते हैं अपन। अगेन टर्मिनल एल्काइन का ही है। तो ये था टॉलेंस रिएजेंट, ये हो जाएगा सेकेंड। अमोनिकल, ये वाला जो रिएजेंट है इसका कोई नाम नहीं है, मतलब किसी साइंटिस्ट के पीछे इसका नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए अपन इसको इस एक्चुअल नाम के फॉर्म में लिख रहे हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का रिएजेंट है जो टर्मिनल एल्काइन को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। Cu2Cl2 प्लस NH4OH, है ना। जैसे वो क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था टॉलेंस रिएजेंट, वैसे ये अमोनिकल, तो इसमें भी NH4OH आ रहा है ना। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। दिस इज कॉपर से क्यूप्रस और ये क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये कैसा टेस्ट देता है। ये जैसे ये अपना, अगेन ये टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है। ठीक है, Cu2Cl2 प्लस NH4OH, है ना। तो इससे आपको वैसा ही मैकेनिज्म है इसका भी। ठीक है, ये Cu2Cl2NH4OH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो वो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट कैसा होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu। ठीक है, अगर आप चार्ज इंडिकेट करना चाहो तो ये एल्काइनाइड एनायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर चार्ज इंडिकेट करना चाह रहे हो तो। बाकी बाय नेचर अगर देखा जाए तो ये एक रेड प्रेसिपिटेट होता है। सर कॉपर पे तो +2 आएगा ना सर? कॉपर पे +2 नहीं आएगा, कॉपर ये अपन डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि कॉपर जो है वो डी ब्लॉक में आता है। कॉपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना। इसकी कुछ बात तो अपने रेडॉक्स चैप्टर में भी की थी कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे जो नाइट्रोजन का ग्रुप है वो -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। सही है। यस सर। तो उसी तरह से कॉपर भी, ये अपन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे भी जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, +1 और +2। ठीक है, तो यस सर। यहाँ पर जो कॉपर है वो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज, तो 2 कॉपर पे +2, मतलब 1 कॉपर पे +1 चार्ज, है ना। तो कॉपर जो है वो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी वही आ रहा है, कॉपर पे +1 चार्ज, राइट। तो बाकी इसमें और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो आगे, अमोनियम क्लोराइड, वाटर वगैरह, वो जरूरत नहीं है बनाने की। सिर्फ काम की चीज लिखो कॉपी में, है ना। मेन बात क्या है कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टर्मिनल एल्काइन रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि भाई रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है तो कौन सा रिएजेंट है।
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो कौन सा रिएजेंट हो सकता है? टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेड प्रेसिपिटेट, है ना, इसको हाईलाइट कर लेना। ये दो टेस्ट हैं टर्मिनल एल्काइन के लिए। ठीक है, अब अपन अगले कंपाउंड पे आते हैं। अगला है एल्कोहल्स, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। तो ये था टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। अगला जो सेक्शन है, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो तो तुम्हें थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हम शीट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन सी देखो। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम। एसिडिक हाइड्रोजन वाला टेस्ट। मतलब आंसर ऑफ कोर्स दिख रहा है, लेकिन आप लोग खुद लॉजिकली इसको करने की कोशिश करो। सभी लोग ट्राई करें, कैसे होगा ये। कंपाउंड बना लिया था क्या, कि मैं बना दूं? मैं कंपाउंड बना देता हूँ, 1 मिनट रुको। एक सेकेंड यार, कौन सा है। हाँ, तो जो आपका कंपाउंड है वो ये था। ये है बेंजीन, है ना। और यहाँ पर ये OH है। ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इस कार्बन से है CH2OH। और यहाँ पर है COOH। बताओ भैया, क्या आंसर आना चाहिए? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? क्या आंसर आना चाहिए भाई? देखो, देखो भैया, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, और आपसे हाइड्रोजन गैस के मोल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जब इस कंपाउंड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम से। ठीक है, तो इसको जब आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इससे निकल रही होगी, तभी उसने उसके मोल्स पूछे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि, हाँ आयुष, 1 मिनट में बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना। क्योंकि जब सोडियम मेटल टेस्ट जो अपन ने लिखा है, उसमें अपन ने ये लिखा है कि जब सोडियम मेटल एक बेस की तरह बिहेव करता है, तो जब वो एसिडिक हाइड्रोजन को एनकाउंटर करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब जब इसका 1 मोल, तो स्टोइशियोमेट्री अगर आपको लिखना है तो स्टोइशियोमेट्री किस टाइप से आएगी? जब इसका 1 मोल सोडियम से रिएक्ट करता है तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है? ठीक है, तो अपन को ये बात पता है कि भाई एक एसिडिक हाइड्रोजन से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। अपन ने आपको वो याद होगा, अपन ने रिएक्शन लिखी थी कि जब ये एक कंपाउंड ZH जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। याद है ये सबको? जहाँ पे Z कोई भी ग्रुप होता है और हाइड्रोजन उस ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। अपन इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि भाई जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो कंपाउंड में एक ही हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पर भी टोटल एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके लिए हाइड्रोजन गैस की अगर अपन बात करेंगे, मतलब H2 की बात करेंगे, तो वो हाफ होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है, यस। तो अपन को ये तो पता है कि भाई एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हाफ हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी। तो जब यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो उसके लिए आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ा हो तब वो एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब sp कार्बन से जुड़ा हो तो भी वो एसिडिक होता है। तो अब इस क्वेश्चन में जो ये चार हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, बाकी हाइड्रोजन तो और भी हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको बेंजीन के ऊपर भी हाइड्रोजन दिखेंगे, है ना। लेकिन इन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं ना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, ये सब हमने नोट्स में लिखा है। तो हमको ये पता चल गया मॉलिक्यूल में देख के कि भाई टोटल 1 2 3 4 हाइड्रोजन एसिडिक हैं। तो जब ये चार हाइड्रोजन सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो ये कितने हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, दो। मतलब ऐसा है कि जब आप पीओएसी लगाओगे, चार हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में है, तो वही चार हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में जाने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 × 2 4 हो जाए। सही है। ये 2 कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब, जैसे अभी अपन ने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है ना, तो जब आप इसका 1 मोल लोगे, स्टोइशियोमेट्री फॉलो कर लो। अब जब आप इसका 1 मोल लोगे तो उससे आपको 2 मोल हाइड्रोजन गैस जनरेट होंगे। क्वेश्चन ने वही पूछा है कि जब 1 मोल अपन लेंगे फॉलोइंग कंपाउंड का तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2। क्लियर हो गया क्या भाई ये सबको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये एसिडिक हाइड्रोजन टॉपिक से था। फिर सिमिलरली आयुष क्या कह रहा है कि सर ऐसे बोल सकते हैं कि एक एसिडिक हाइड्रोजन गिव्स हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे ही बोल सकते हो, सही है। एक एसिडिक हाइड्रोजन हाफ मोल हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो चार एसिडिक हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन गैस देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो चलो, आप लोग को शीट दिख रही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, C2। तो ये रहा C2 क्वेश्चन, है ना। इसको सभी लोग ट्राई करें। जल्दी सोचो इसमें क्या करना है, फिर मैं बताता हूँ। जहां अटक जाओ वहां पे नोट्स पढ़ लेना, जहां भी लगे रिक्वायरमेंट। चलो ठीक है, देखो भाई मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ना चालू करो सबसे पहले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। तो इसको पैरेलल में इसका एक मैप भी बनाते जाओ, है ना। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को इन्फॉर्मेशन लिखते रहनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 हैव 2 पोजीशन आइसोमर्स A एंड B। इसके ये 2 पोजीशन आइसोमर है, एक है A और दूसरा है B। ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन में पैरेलल में लिखते भी जा रहा हूँ। पोजीशन आइसोमर A एंड B। ठीक है।
बोथ ए एंड बी आइसोमर डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ये जो ए और बी आइसोमर हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डीकलराइज, है ना। इसका मतलब क्या है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, सही है। ये ए यस सर। दोनों ही ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बी रिलीजेस हाइड्रोजन गैस विथ सोडियम मेटल। बी को जब आप सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहे हो तो वो कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। बट आइसोमर ए डज नॉट रिलीज। लेकिन सिमिलर एक्सपेरिमेंट जब आप आइसोमर ए के साथ करते हो तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अब ये ए और बी का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, मतलब आप ए और बी का पहले स्ट्रक्चर बनाओगे और स्ट्रक्चर को फिर आप नाम लिख दोगे तो वो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको ए और बी पता करना है क्या चीज है। क्या सबको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन कहानी अपनी चालू करते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसका यूज करेंगे, है ना। तो मेरे को ए और बी स्ट्रक्चर पहचानना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा इस पे दिमाग लगाता हूँ। C4H6, तो इसका DU है 2, है ना, क्योंकि मेरे को C4H10 का पता है। 4 कार्बन के लिए अगर आपको एल्केन बनाना हो तो उसका फॉर्मूला C4H10 होगा, 10 हाइड्रोजन पे एल्केन बनेगा, ठीक है। तो 10 हाइड्रोजन पे DU होगा 0, मतलब 6 पे कितना होगा, DU 2 होगा। क्योंकि जब दो हाइड्रोजन कम होते हैं तब एक DU बढ़ जाता है ना। तो हर बार मैं फॉर्मूला लगाना अवॉइड करता हूँ, उसके लिए मैंने इस तरह से याद कर रखा है, ठीक है। तो C4H10 पे DU 0 होगा क्योंकि ये एल्केन है। तो फिर आप जब 4 हाइड्रोजन इसमें कम हो गए तो यहाँ पर DU कितना आ जाएगा, 2। इसमें भैया कोई डाउट तो नहीं है किसी को जो अभी मैंने बोला? नो सर। ये हो गया अपना DU 2, ठीक है। तो चलो, DU अपना 2 आ गया। इससे अपन को ये समझ में आया कि भाई इसमें 2 अनसैचुरेशन है, मतलब यहाँ पर भी 2 अनसैचुरेशन होगा क्योंकि ये इसी का आइसोमर है ना। ए और बी इसी कंपाउंड के आइसोमर है, तो इनका भी DU सेम होगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स का सेम रहता है, ठीक है। तो अब अपन को ये बात पता चल गई कि ए का भी जो DU है वो 2 होगा, है ना। ए का भी DU 2 होगा और बी का भी DU जो है वो 2 होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि ए जो कंपाउंड है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है, हाँ, तो ब्रोमीन दे रहा है इसमें से। ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको देखो, मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। जो ए की अपन बात कर रहे हैं, हाँ कंपाउंड बिल्कुल अनसेचुरेटेड है, वो एकदम सही बात है। ब्रोमीन वाटर को ये डीकलराइज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक कंपाउंड में अपन को ये तो पता चल गया कि इसमें DU2 है ना। ये ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रिंग नहीं होंगी, है ना। जो ए कंपाउंड है उसमें 2 रिंग नहीं होंगी क्योंकि ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला अपना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या चीज इंप्लाई करता है, ये इस बात को इंप्लाई करता है, इस टेस्ट का पॉजिटिव आना ये इंप्लाई करता है कि जो ए है उसमें उसमें या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। या फिर एक डबल बॉन्ड एंड एक रिंग हो सकती है, लेकिन 2 रिंग नहीं होगी, है ना। 2 रिंग नहीं होगी, ठीक है। 2 रिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 रिंग हो गई तो फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा ही नहीं, तो ये इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव आ ही नहीं पाएगा, सही है। सर दो रिंग कैसे? 2 रिंग कैसे, 2 रिंग क्यों नहीं हो सकती? तुम यही पूछ रही हो ना, तुम्हारा क्वेश्चन ये कि 2 रिंग कैसे पॉसिबल है, राइट? यस सर। 2 रिंग ऐसे पॉसिबल है ना, इसके क्वेश्चन तो आए भी तो थे। ये 2 रिंग हो गई, देखो, ये एक रिंग, ये 2 रिंग, है ना।
तो दो रिंग बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे तरीके हैं भाई दो रिंग बनाने के। एक ये देखो, ये बना दिया मैंने, ये कोई कंपाउंड है, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, ये बन गई दो रिंग, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है। इसका भी जब Yes, मॉलिक्यूलर sir. फॉर्मूला लिखोगे, डी कैलकुलेट करोगे तो DU2 आएगा इस कंपाउंड का। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ रिंग्स आर पॉसिबल, है ना। अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इससे ये पता चला कि इस कंपाउंड में दो रिंग नहीं हो सकती, है ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस इन तीन में से कोई एक केस पॉसिबल है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना अपन को पता चला। अपन सोडियम मेटल टेस्ट देखते हैं। तो सोडियम मेटल टेस्ट से देखो, सोडियम मेटल टेस्ट से हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, यही मतलब हुआ ना। हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, इसका मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग लिख लो कि ये जो है, ये सोडियम मेटल के टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है। ये चीज क्या इंप्लाई करती है, ये चीज ये इंप्लाई करती है कि ए के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। नॉट एसिडिक हाइड्रोजन मत लिखो, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट ऐसे लिख लो, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट। ठीक है, अब देखो भैया, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट, इसका क्या मतलब हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन कब प्रेजेंट और कब एब्सेंट होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन तब प्रेजेंट हो सकता था जब ए में टर्मिनल एल्काइन वाली सिचुएशन हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना एकदम। अगर ए में टर्मिनल एल्काइन हो, मतलब सॉरी, ए में अगर एल्काइन हो, पहली बात, और दूसरी चीज वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, तब हम कहते कि वो हाइड्रोजन एसिडिक है। सही है। Yes, sir. तो अब टर्मिनल एल्काइन, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो एब्सेंट है, इससे ये कंक्लूजन मिल गया कि ए में टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा, है ना, टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग लिखते जाओ जैसे जैसे आपको पता चलते जा रही है, इन सबको बाद में अपन कंबाइन कर देंगे, है ना, टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट। सही है ये रिजल्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन को क्या क्या रिजल्ट अभी तक पता चल चुके हैं कि एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, और ये चीज तो होगी ही, है ना। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। इसको देख लो आराम से, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो जब आप आगे बढ़ोगे, अब आप आओ बी पे, है ना। ए में अपन ने दोनों एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, अब इससे ज्यादा अपन स्ट्रक्चर के बारे में यहां से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अपन आते हैं बी पे। तो बी देखो, बी भी सिमिलर टाइप का ही है। तो अब बी में क्या सीन है, बी जो है वो ब्रोमीन वाटर के टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब फिर से यही है ना। ये सारी कंडीशंस इसमें भी वैलिड हो जाएंगी कि बी में दो डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसका DU2 है। तो दो डबल बॉन्ड हो गए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग होगा, है ना। और दो रिंग इस केस में नहीं होगी, है ना। ये तो सेम है एज इट इज, जैसा ए के लिए था। अब हम बात करते हैं सोडियम मेटल के टेस्ट की, है ना। तो इस केस में सोडियम मेटल का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है भाई, इसका मतलब ये है कि, इसका क्या मतलब है बताओ। Terminal alkyne. टर्मिनल एल्काइन इसमें है, मतलब जरूरी है ये चीज, है ना। Yes, sir. तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पहली चीज, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन बी। और एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन की एक ही सिचुएशन पॉसिबल है ना। कि देखो बात ये है कि अब एसिडिक ये जो छह हाइड्रोजन जो है बी में, इन छह हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन एसिडिक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, इन टाइप के एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक तभी हो सकता है जब कार्बन कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। सही बात है ना? Yes, sir. तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इससे हमको ये कंक्लूजन मिल गया कि एल्काइन कैसा एल्काइन है इसमें, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन इज प्रेजेंट। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, बी के स्ट्रक्चर के बारे में अपन को ये पता चल गया कि बी में टर्मिनल एल्काइन तो होगा ही, तभी हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे। अगर टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा, इसके अलावा और कोई केस होगा, तो उस केस में एसिडिक हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आराम से सोच लो। No, sir. तो अब देखो, अब अपन बैक ट्रेसिंग करते हैं। टर्मिनल एल्काइन मेरे को पता चल गया कि है, इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटीज थी कि भाई दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड तो रखना ही है, और एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब बी के स्ट्रक्चर के बारे में मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, बी के स्ट्रक्चर के बारे में अब मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि इसमें एक टर्मिनल एल्काइन होगा। मतलब बी का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, अब मैं वो प्रपोज कर सकता हूँ, है ना? बी के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें भाई टर्मिनल एल्काइन तो होना ही चाहिए। तो अब बचे दो कार्बन, है ना? तो अब आप दो कार्बन, मतलब टोटल 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, दो कार्बन तो ये फिक्स है। तो आप दो कार्बन को देख लो कैसे कैसे जमा सकते हो। तो एक ही बॉन्ड है यहाँ से फ्री, तो आप ऐसे ही जमाओगे, और कोई जमाने की पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब ये चीज तो फिक्स है। तो आप यस सर, एक है पॉसिबिलिटी। तो दो कार्बन आप ऐसे ही जमाओगे ना, और कैसे जमाओगे बताओ? सर दूसरे कार्बन पे नहीं जमा पाएंगे। नहीं जमा पाएंगे, है ना? किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आराम से सोच लो, ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना? और अपन यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन करोगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो अब देखो, ये अपन को पता चल गया कि क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है, तो मतलब ये बी है ना? तो बी का स्ट्रक्चर देखो, अपन ने पकड़ लिया इतनी मेहनत के बाद, ये बी का फाइनल स्ट्रक्चर है ना? अब अपन वापस देखो बैक ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो बी का स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ए का मेरे को अभी समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ए में बस मेरे को ये पता था कि टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट है ना? टर्मिनल एल्काइन नहीं है। अब बात ये है, क्वेश्चन ने ये कहा है, ध्यान से देखो, कि इसके ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, है ना? तो मतलब ए का भी फॉर्मूला तो यही होगा, C4H6। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो इसका भी फॉर्मूला C4H6 है, और इसका भी फॉर्मूला C4H6 है। तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, राइट? सही है ना ये लाइन? इसमें कोई यस डाउट तो सर। नहीं किसी को? तो भाई, Yes. हाँ सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया। अब देखो, मैं वापस बी पे आता हूँ। आपको ये पता है, आपको देखो, आपको बी का स्ट्रक्चर पता है, और आपको ये पता है कि ए इसका कोई पोजीशन आइसोमर है ना? तो अब आप पहले इसके पोजीशन आइसोमर बना लो। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ बी के पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि बी के जो पोजीशन आइसोमर्स हैं, उनमें से कोई एक ए होगा। तो देखो, एक तो स्ट्रक्चर यही आ जाएगा, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना? यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बी के पोजीशन सर आइसोमर्स। लेकिन ए में दिया है ना कि वो टर्मिनल अल्काइन इज नॉट प्रेजेंट, मतलब हाइड्रोजन एसिडिक तो नहीं है ना? किसमें, ए में? यस सर। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब मैं उसको, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम थोड़ा आगे की बात कह रही हो, वो मेरे को फ्लो में एक्सप्लेन करना है अभी, है ना? तो देखो, इसके पोजीशन आइसोमर क्या क्या होंगे? तो एक तो यही स्ट्रक्चर होगा जब ट्रिपल बॉन्ड एकदम कोने में हो। पोजीशन आइसोमर का क्या मतलब होता है कि आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, राइट? तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा। ठीक है, अब और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड को आप यहाँ पे रखोगे तो वो तो यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। सही है ना? यस सर। तो इसका मतलब यस सर। ये वाला तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो, अब आपको चूज करना है, ए या तो ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि ए बी का पोजीशन आइसोमर है। अब आपको ये पता है
ए में आपको ये इंफॉर्मेशन पता थी कि ए में टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट है, तो इसका मतलब ए जो है वो ये तो हो नहीं सकता, है ना। ए ये तो हो नहीं सकता, मतलब ए कैन नॉट बी दिस। इसका रीजन क्या है, टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट। ये हम रिजल्ट निकाल चुके हैं पहले, टर्मिनल एल्काइन एब्सेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब तो एक ही स्ट्रक्चर बचा, तो वही ए है, सो फाइनली दिस इज ए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ए और बी का स्ट्रक्चर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है। सबको समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? यस Yes, sir. सर। तो इस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करने का यही तरीका रहता है, मतलब क्वेश्चन आसान रहते हैं। दो चीजें रिक्वायर्ड है, पहली चीज तो आपको हर चीज पता होना चाहिए, है ना। एक भी चीज अगर आपको नहीं पता होगी, जैसे मान लो किसी को ये नहीं पता कि सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है, तो उसका क्वेश्चन अटक जाएगा, ठीक है। आपको सारे टेस्ट याद होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, फिर आपको आइसोमर्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। और आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, और उससे उस स्ट्रक्चर से आपको क्या, किस किस इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है वो नोट करते जाओ, ठीक है। और जो जो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, उसको हटाते भी जाओ साथ में। तो जब आप एंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप फाइनली प्रॉपर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यस सर। चलो अपन एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो ये है C3। C3 क्वेश्चन देखो, देखो C3 क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, अभी आप लोग को टाइम लगेगा क्योंकि करने में। हाइड्रोकार्बन P, है ना। P कंपाउंड जो है उसका मैंने लिख लिया है कि एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम है इसमें, कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H10 है। तो अब इसने फॉर्मूला ही बता दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन वर्ड हटा दो, क्योंकि जब अपन को फॉर्मूला पता है तो उसमें दिख रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है ना, C10H10। 1 मोल ऑफ इट, इसका जब अपन 1 मोल लेंगे तो इट लिबरेट्स 1.5 मोल हाइड्रोजन। तो इससे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है 1.5 मोल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, जब आप सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन करा रहे हो तो कंपाउंड पी, हाँ हाँ बिल्कुल, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। कंपाउंड पी गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अपन ने आज पढ़ा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। कंपाउंड पी जो है वो अमोनिकल अमोनिकल मैं शॉर्ट में नोट कर लेता हूं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है। कंपाउंड पी ऑन हाइड्रोजिनेशन, कंपाउंड पी को जब आप हाइड्रोजिनेट करते हो, फॉलोड बाय रिएक्शन विथ क्लोरीन एच म्यू, मतलब पहले हाइड्रोजनेशन करते हो तो कुछ एक प्रोडक्ट बनेगा, इसको फिर क्लोरीन एच म्यू से रिएक्शन कराते हो, तो इससे आपको 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, है ना, 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी में गंदी राइटिंग में लिख लिया, आप लोग समझ लेना। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन पी, देखो आपको पी का स्ट्रक्चर बताना है ना, पी का आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो अब देखो अपन इसके स्ट्रक्चर के लिए फिर से सारी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे एक एक करके। आपको सोडियम मेटल के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज किस बात को इंडिकेट कर रही है कि टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, सही है। और कोई यस। और किसी तरह से हाइड्रोजन एसिडिक हो ही नहीं सकता, टर्मिनल एल्काइन के केस में ही होगा, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो एक बार एल्काइन की बात आ रही है तो मैंने सेफ्टी के लिए मैंने सोचा कि मैं इसका डीयू भी एक बार चेक कर लेता हूँ, एटलीस्ट डीयू कम से कम 2 तो आना चाहिए। तो जब मैंने इसका डीयू चेक किया तो मैंने देखा कि 10
10 कार्बन से अगर एल्केन आपको बनाना है तो 22 हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पर है 10 हाइड्रोजन, मतलब 12 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब डी कितना आएगा 6। सही है, तो ठीक है फिर यस सर। ये बात सही है कि अगर 6 डी आ रहा है तो उसमें से 2 डी टर्मिनल एल्काइन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल एल्काइन हो सकता है। सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मैं आगे देखूंगा, तो आगे मैं मुझे दिखता है कि ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन इसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो इसमें हाइड्रोजनेशन तो इसका होगा, इसलिए क्योंकि टर्मिनल एल्काइन है तो इस एल्काइन पर ही हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल है। और फिर क्लोरीन से आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का यूज अपन अभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ये थी जो मैंने मिस कर दी, मैंने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया था, ये 1.5 मोल लिखा हुआ है ना, इसका मेरे को यूज करना चाहिए था पहले ही। 1.5 मोल का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में इस पी में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3। 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, पी जो है उसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखो ये 3 एसिडिक हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब हुआ कि कितने टर्मिनल एल्काइन होंगे, कितने टर्मिनल एल्काइन होंगे 3, है ना। यस ये सर। यहाँ पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन आए, इसका मतलब ये है कि टर्मिनल एल्काइन 3 होंगे। एरो पे थोड़ा सा ध्यान देना, कौन से स्टेटमेंट से अपन ने क्या रिजल्ट निकाला है। ठीक है, तो अपन को ये समझ में आ गया कि इस मॉलिक्यूल में 3 टर्मिनल एल्काइन होंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, अब मैंने इसका एक इस स्टेप की मैंने पूरी इंफॉर्मेशन जितनी मैं निकाल सकता था पूरी एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब मैं अगली स्टेप पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखा मैंने हाइड्रोजनेशन होगा, वो तो ठीक है होगा, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजनेशन तो हो जाएगा। सही है, और क्लोरीन से 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखो आपका डी है 6, है ना, डी 6 है, मतलब आप और आपके पास है 3 टर्मिनल एल्काइन। अब मेरे को ये बताओ कि 3 टर्मिनल एल्काइन है, क्या इस मॉलिक्यूल में इन 3 टर्मिनल एल्काइन के अलावा कोई और अनसैचुरेशन होगा? नहीं होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्योंकि भाई नो सर। एक टर्मिनल एल्काइन में, मतलब एक एल्काइन में 2 डी चले जाते हैं, तो 3 एल्काइन में 6 डी चले जाएंगे, है ना। यस सर। इसका इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में और कोई अनसैचुरेशन है ही नहीं, मतलब इस मॉलिक्यूल में 3 टर्मिनल एल्काइन है और बाकी सिर्फ सिंपल कार्बन है, सीधे सीधे वाले। ठीक है, तो अब अपन को काफी कुछ इस मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया है, स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। अब अपन और इसमें क्या देख देख सकते हैं, ये वाली ब्रांच तो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे को 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब इसमें मेरे को बना बना के देखना पड़ेगा, तो इस वाली ब्रांच को अपन बाद में डील करेंगे। अपन पहले छोटी ब्रांच को डील कर लेते हैं। तो छोटी ब्रांच में मेरे को दिख रहा है कि अमोनियम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इसका मतलब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो किस चीज को वेरीफाई करता है, आज अपन ने पढ़ा टर्मिनल एल्काइन को। ठीक है, तो टर्मिनल एल्काइन तो है ही, ये तो अपन को यहीं से पता चल गया। तो अमोनियम इस स्टेप का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये वाली जो स्टेप है ये जस्ट एक वेरिफिकेशन के तौर पे मान सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन में अगर ये स्टेप नहीं भी होती तो भी उससे कुछ फर्क सॉल्यूशन पे नहीं पड़ता। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? हाँ सर, मतलब ये एडिशनल है। हाँ, एडिशनल टाइप से मान लो कि भाई सेफ्टी के लिए दे दिया कि यार अब कोई बच्चा गरीब है, अगर उसने ये वाला स्टेप नहीं पढ़ी है सोडियम मेटल टेस्ट, तो वो इसके बेसिस पे सोच सके कि इसमें टर्मिनल एल्काइन होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं बड़ी वाली स्टेप में। तो बड़ी वाली स्टेप अपन देखते हैं, देखो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब बड़ी वाली स्टेप में अपन को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, है ना। C10H10 एक मॉलिक्यूल है, और इस ये इसको जब आपने हाइड्रोजनेशन किया तो एक प्रोडक्ट जनरेट हुआ, उसको आपने क्लोरीन HMU से रिएक्शन कराया, तो आपको 4 मोनो क्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिले। ठीक है, तो अब ये जो मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है किस पे बनते हैं? एल्केन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके बनते हैं। सही बात है, तो देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मतलब ये अब अपन को यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ये जो कंपाउंड है
इसमें 3 टर्मिनल एल्काइन है, ध्यान से सुनना, इसमें 3 टर्मिनल एल्काइन है। जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो सारे टर्मिनल एल्काइन खत्म हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेंगे, सिंगल बॉन्ड्स। सही है। तो यहां पर है 3 टर्मिनल एल्काइन और इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोई भी टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजनेशन इस सारे टर्मिनल एल्काइंस का हो चुका होगा। फिर अब आप क्लोरीन HBr से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। अब देखो, अब अपन बनाते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज। 3 टर्मिनल एल्काइन, ध्यान से देखना भाई, 3 टर्मिनल एल्काइन वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, इन सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 3 टर्मिनल एल्काइन है। तो कुल मिला के ये 3 ग्रुप्स तो एज इट इज रहेंगे ही मॉलिक्यूल में। ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन चले गए, टोटल 6 कार्बन, तो बचे 4। तो अब उन 4 कार्बन पे अपन को गेम देखना है कि 4 कार्बन कैसे कैसे जमेगा। ठीक है। तो 4 कार्बन अब मैं बीच में लगाता हूँ, देखो उसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। तो एक तो वो 4 कार्बन ऐसे मैंने सीधे सीधे बीच में लगा दिए, है ना, और इसको मैंने पहली बार यहां पे जोड़ दिया। सही है। यस सर। ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर अगर बनाने जाओगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना। मतलब ये 4 कार्बन के को फिर 3 कार्बन बना दो, एक ऊपर कर दो एक नीचे कर दो। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आगे जाता हूँ, इस पे ध्यान देता हूँ, 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये किस पे बनेंगे, ये बनेंगे एल्केन पे, है ना। ये जो एक्स जो कंपाउंड है, ध्यान से सुनो, एक्स जो कंपाउंड है उसमें कोई भी एल्काइन नहीं है, कोई भी टर्मिनल एल्काइन नहीं है, कोई भी एल्काइन भी नहीं है ना। तो ये है नॉर्मल अपना एल्केन। एल्केन पे क्लोरीनेशन से 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स। तो एल्केन क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एक एल्केन है। ठीक है। तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं एल्केन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस डाटा से। ठीक है। तो देखो 10 कार्बन, अब आप 10 कार्बन के स्ट्रक्चर बनाना चालू करो, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ 10 कार्बन। ठीक है। तो 10 कार्बन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना एकदम। एक तो 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 10 कार्बन हो गए। तो 10 कार्बन है तो भाई 5 5 का डिवाइड कर लो, है ना। ये 5 कार्बन एक टाइप के, ये 5 कार्बन एक टाइप के, मतलब ऐसा कि एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5, क्लोरीन जब ये 5 जगह पर लगे तो इससे अपन को 5 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 5 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस कंपाउंड के। सही है। यस सर। ठीक है। अपन को कितने चाहिए, हम आंसर पे जरूर ध्यान रखना, अपन को चाहिए 4 और यहां से मिल रहे हैं अपन को 5, तो ये स्ट्रक्चर हो गया गलत, है ना। अब मैं इसमें और चेंज करने की कोशिश करता हूँ। 10 कार्बन है, अब मैं 9 कार्बन की चेन बना लूं, 5 6 7 8 9, है ना। आप 9 कार्बन की चेन बना लो और 1 मिनट रुको, इसमें अपन थोड़ा सा और दिमाग ये लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऐसे तो क्योंकि थोड़ा और टाइम लगेगा, अपन इसमें ये दिमाग लगा सकते हैं कि अपन इस तरह की कुछ सेटिंग करें, है ना। इस तरह की अगर आप सेटिंग करोगे कि दो दो, ये जो दो दो कार्बन का जो ग्रुप है ना, ये एक साथ रहे, क्योंकि ये जाएंगे टर्मिनल पे, ये जाएंगे टर्मिनल पे और ये आएगा कहीं बीच में।
है ना। रुको रुको देखो, अपन ऐसा करते हैं कि मैंने दो दो कार्बन का ग्रुप बना दिया, ठीक है, और मैंने इनको कर दिया फिक्स, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन का पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनना, है ना, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा लगेगा अभी इस क्वेश्चन में। इसको मैंने कर दिया फिक्स, ठीक है, और मैंने एक और ग्रुप साथ में रखा है, दो कार्बन का, है ना। इसको भी मैं, इस ग्रुप को उठा के मैं कहीं कहीं पे लगाते जाऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूं, अभी तुमको समझ में जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। चार कार्बन आपने ले लिए सीधे सीधे, ठीक है। अब आपने चार कार्बन ले लिए सीधे सीधे, और आप इसको लगा दो एक बार यहां पर, ठीक है, एक बार यहाँ पे लगा दोगे, 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 है ना। मतलब ध्यान से सुनना, देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को लगाने की बात हो रही है। तो आपके पास, आप एक बार इसको यहाँ पे लगा दो, एक पोजीशन ये हो जाएगी, या फिर आप एक बार यहाँ पे लगा दो, एक पोजीशन ये हो जाएगी, है ना। इन दोनों पे अपन नहीं लगाएंगे, है ना, इन दोनों पे अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेम हो जाएगा फिर। जैसे ये दोनों पोजीशन है वैसे ही ये दोनों पोजीशन है, सही है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो अब इससे क्या, अब इससे क्या अपन को दो स्ट्रक्चर्स मिले, अब वो मैं दोनों स्ट्रक्चर्स बना देता हूं, देखो वो मैं दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ बना रहा हूँ अगले पेज पे, है ना। ध्यान से देखना, ये कार्बन, और यहाँ पर ये वाले कार्बन तो मैंने फिक्स रखे हैं, और ये जो बीच के जो चार कार्बन है, इन पे मैं खेल कर रहा हूँ। तो एक बार तो वो वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर एक बार, एक बार वो वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब जब आपको ये चीज फिक्स रखना है, ये चीज फिक्स रखना है, और इस ग्रुप को उठा के आपको इन पे लगाना है, तो और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ कि भाई इस ग्रुप को उठा के अपन इस कार्बन पे क्यों नहीं लगा सकते, या सर इस वहाँ कार्बन पे क्लोरीन क्यों नहीं लगा लगा दो। सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई बताओ मेरे को सोच के। सर एक बार फिर क्योंकि से बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस ग्रुप को मेरे को लगाना है किसी एक कार्बन पे, ये तो ठीक है। मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इस कार्बन, इन्हीं कार्बन पे लगा सकते हैं, ये जो गुलाबी वाले कार्बन है इन पे, इनमें क्या बुराई है, इसमें क्यों नहीं लगा रहा? सर सही क्योंकि कहा वो आयुष तुमने। टर्मिनल पोजीशन। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा समझ गया मैं। चलो ठीक है, देखो इसको भैया इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि, तुम ध्यान दो, जो टर्मिनल एल्काइन है, ये जो एक्स है, मतलब एल्केन जो है, ये इस टर्मिनल एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से बना है ना। तो यहाँ पर एल्काइन रहा होगा पहले। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपन को इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में एक साथ सोचना पड़ेगा। ये यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन रहा होगा, ठीक है। और जब, और जब हाइड्रोजनेशन हुआ होगा, तो ये टर्मिनल एल्काइन के जो ट्रिपल बॉन्ड है वो उड़ गए होंगे, सही है। तो अगर यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन रहा होगा, तो फिर भाई इस कार्बन के ऑलरेडी चार बॉन्ड थे ना, तो ये इस ग्रुप को नहीं ऐड कर सकता खुद के ऊपर। देखो इस कार्बन के चार बॉन्ड है, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुद्दे की बात यह है कि इस ग्रुप को लगने के लिए दो पोजीशंस हैं, तो दो ऐसे दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप इसमें देख लो कि चार मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कहाँ पर है ना। तो देखो डिफरेंट टाइप का अपन वो कंसिडर करते हैं, डिफरेंट कार्बन एटम कौन कौन से हैं। तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन सेम है। ये वाला कार्बन, आयुष क्या पूछ रहा है कि सर पिंक वाले चार कार्बन में से एक कार्बन ब्रांच में नहीं ला सकते,
ब्रांच में नहीं ला सकते हो, ब्रांच में ला तो सकते हो, अपन देखते हैं, हो सकता है अपना इतने में ही हो जाए, है ना? अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अगर चार मोनोक्लोरो इसी में से आ गए, मतलब इन्हीं में से कोई अपना आंसर है ना? हाँ, वही हिट एंड ट्रायल वाली बात है, बिल्कुल। तो देखो, ये दोनों कार्बन एक टाइप के हैं, ये दोनों कार्बन एक टाइप के हैं, फिर ये तीसरे टाइप का कार्बन है ना? फिर ये अपना हो जाएगा चौथे टाइप का कार्बन, ये हो जाएगा पांचवे टाइप का, ये हो जाएगा छठवें टाइप का। तो भाई इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना? तो इसमें अपन को बहुत सारे मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें अगर अपन क्लोरीन लगाने बैठे तो अपन को ग्रेटर देन 4 मिलेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो नो सर। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो हो गया रिजेक्ट। अब मैं आता हूं इस स्ट्रक्चर पे, पहले सिमेट्रिकली चेक कर लो, सिमेट्रिक है। इसमें अपन मेन चेन किसको लेंगे? इसको अपन मेन चेन लेंगे क्योंकि ये सबसे लंबी है ना? तो ठीक है, फिर आप, तो इसमें सारे डिफरेंट है यार, इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी। देखो मैं दिखा देता हूँ। ये एक टाइप का कार्बन है, ये दूसरे टाइप का है, ये तीसरे टाइप का है, ये चौथे टाइप का है, ये पांचवे टाइप का है ना? तो पांच तो यही हो गए, चार से ज्यादा पहुंच गए अपन। सही है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये वाला नो स्ट्रक्चर भी सर। रिजेक्ट हो गया, है ना? अब अपन क्या करते हैं, इसका मतलब अपन को कोई दूसरा स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। तो ये जो चार कार्बन की चेन ली थी ना मैंने पहले, ये चार कार्बन, अब इस पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करो। इस चार कार्बन को तीन कार्बन और एक ब्रांच में ब्रेक करो। सब पूरा हिट एंड ट्रायल चल रहा है, ठीक है? तो देखो अपन को एल्काइन वाले, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन अपना बना के रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एल्काइन वाले ग्रुप्स तो अपन को फिक्स रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस एक ग्रुप को अपन मूव करेंगे, लेकिन पिछले एक स्ट्रक्चर में जो मैंने चार कार्बन लिए थे, अब वो मैंने ऐसे तीन कार्बन ले लिए। तो मैं एक कार्बन यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना? एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैं लूंगा जिसमें मैं एक कार्बन को यहाँ बीच में लगाऊंगा। ठीक है, तो वो वाला स्ट्रक्चर मैं बाद में देख लूंगा। अभी अपन इस पे फोकस करते हैं, वन स्ट्रक्चर एट ए टाइम। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप आपको इनमें से किसी कार्बन पे लगाना है। ठीक है, तो आप इस पे लगा दो, एक बार आप लगा सकते हो इस पे, एक बार आप लगा सकते हो इस पे, है ना? और एक बार आप लगा सकते हो इस पे। इसको अपन को लगा लगा के देखना पड़ेगा, रुको। हाँ, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, तुम सही कह रहे हो आयुष, वो समझने के लिए अच्छा है ना? वैसे भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑप्शंस में दिया रहता है, अपन चार ऑप्शन चेक करते हैं, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, उसमें जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस की हेल्प अपन को मिल जाती है। यहाँ पर अपन को खुद निकालना पड़ रहा है। तो देखो, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखो आप लोग। अपन को ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप इनमें ऐड करना है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ इस बार, है ना? ताकि सारे स्ट्रक्चर अपन को एक ही व्यू में दिखे। इसमें आप पहले ये इसमें ऐड कर दो। ये आपने एक स्ट्रक्चर ले लिया, है ना? फिर अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मेन चेन दिखेगी, ये, है ना? ये आपको मेन चेन दिखेगी, और इसमें भी ग्रेटर देन 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे, है ना? क्योंकि ये जो मेन चेन के जितने भी कार्बन है, ये सब डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे दिस इज ग्रेटर देन 4। यहाँ से भी आपको चार से ज्यादा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसको रिजेक्ट करो। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, ये चीज तो फिक्स रहेगी। फिर
ये यहाँ पर है ना, और आपको एक कार्बन इस पे ढूंढना है। आप इस पे लगा के देखो अब। ठीक है, तो अब अपन ने इस पे लगा के देखा, तो भाई इसमें मेन चेन देख लो यार पहले। तो मेन चेन यही होगी, है ना, ये अपनी मेन चेन होगी। तो इसमें ये सातों, दो, तीन, सातों कार्बन डिफरेंट है ना, ये 7 कार्बन है, सातों कार्बन डिफरेंट है। तो इसमें भी ग्रेटर देन 4 चला गया। ठीक है, ग्रेटर देन 4, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, है ना। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा इसमें लॉजिकली सोचने लगो, है ना। देखो हो क्या रहा है, जब आपने इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ा तो भी चेन बड़ी आ रही थी 4 से ज्यादा। जब आपने इस ग्रुप को, सीसी को यहाँ पे जोड़ा इस कार्बन पे, तो भी अपनी चेन बड़ी आ रही थी 4 से ज्यादा। जब आप इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है, तो भी क्या, चलो मैं बना के बता ही देता हूँ यार। तो उसमें भी कितने कार्बन आएंगे, सी सी, देखो पिंक वाला स्केलेटन तो अपन सेम रखते हैं अभी, और ये हो जाएगा अपना ब्लू वाला। और इस बार मैंने ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे लगाया है। ठीक है, एक पोजीशन आगे, पूरा हिट एंड ट्रायल चल रहा है अभी। अब देखो मेन चेन अगर आप देखोगे, तो ये आपकी मेन चेन आएगी लॉन्गेस्ट, है ना। ये लॉन्गेस्ट कार्बन वाली मेन चेन आएगी, मतलब इसमें भी 4 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे अपन को, सही है ना। 4 से ज्यादा मिलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो स्केलेटन है ये गलत है, इससे आपको 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आप स्केलेटन थोड़ा चेंज करो, ये वाला जो एटम है ये उठा के यहाँ लगाओ बीच में, इसमें देखो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल कैसे लगा रहे हैं एकदम ध्यान देना। ये एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतना बड़ा भी नहीं आएगा वैसे, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये आपने ये लिया, और पिंक वाले पे ध्यान दो, पहले यहाँ पे लगा हुआ था, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना। और मेरे को ये वाला ग्रुप लगाना है, सी सी, ये वाला ग्रुप मेरे को लगाना है पिंक वाले स्केलेटन पे, और उसकी मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा मन में इमेजिन करो, अगर अपन ने 2 कार्बन यहाँ पे लगाए, तो ये अपनी मेन चेन होगी, है ना। तो 4 तो यहीं से आ जाएंगे, और फिर ये साइड में, तो ग्रेटर देन 4, मतलब जब आप इस ग्रुप को इस कार्बन पे लगाओगे, ठीक है, मैं इसको जैसे नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। अब थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, जब आप यहाँ इस कार्बन पे लगाओगे, कार्बन नंबर 1 पे जब लगाओगे, तो आपको 4 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप कार्बन नंबर 2 पे लगाओगे, तो जब आप कार्बन नंबर 2 पे लगाओगे, तो अगेन मेन चेन तो यही बनेगी, क्योंकि ये सबसे लंबी है। तो 4 तो यही हो जाएंगे, है ना, 4 तो यही हो जाएंगे, और बाकी ऊपर और नीचे वाले भी आ जाएंगे। तो इसमें भी, मतलब थोड़ा थोड़ा इमेजिन करते जा रहे हो ना, इमेजिन करना है पैरेलल में। इसमें भी जब आप सेकंड पे लगाओगे, तो भी 4 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर आप इसमें लगाओ, मतलब ये तो खैर, 1 मिनट में क्या बोल रहा हूँ, अपन ने इसको यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाओगे तो ये पोजीशन तो इसी की जैसी है ना, ये वाली पोजीशन तो सेम है। और फिर आप लगाओ यहाँ चौथी पोजीशन पे, तो जब आप यहाँ पे लगाओगे, अब देखो क्या होगा, इस बार आपको सही आंसर मिल जाएगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये चौथी पोजीशन की। ठीक है, तीसरी और पहली तो सेम हो गई, ये चौथी जो पोजीशन है, चौथी पोजीशन पे जब आप लगाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा देखो। बहुत ध्यान से देखना भाई, थोड़ा अभी पेशेंस अपना बना के रखना। बस हम आंसर तक लगभग पहुंच गए हैं। ये चौथे कार्बन पे जब आपने ये वाला ग्रुप जोड़ा, ये वाला ग्रुप,
अब यहाँ पे देखो, ये सिमेट्रिक है ना, ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की मतलब 3 कार्बन की ब्रांच, 3 कार्बन की ब्रांच और 3 कार्बन की ब्रांच तीनों डायरेक्शन में निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3-3 का ग्रुप है ये तो सेम है ना, ये ब्रांच के तीनों कार्बन और ये तीनों एग्जैक्टली सेम है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को काउंट कर लो, है ना, वो, और फिर ये एक अलग हो जाएगा, है ना, ये कार्बन अलग हो जाएगा। तो भाई आप क्लोरीन को इस पे लगा लो, एक 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 मतलब स्ट्रक्चर, इस पे लगा लो दूसरा स्ट्रक्चर, इस पे लगा लो तीसरा स्ट्रक्चर, इस पे लगा लो चौथा स्ट्रक्चर। इसके अलावा किसी एटम पे किसी और कार्बन एटम पे क्लोरीन लगाओगे तो वो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। ये सब इमेजिन करो, ये सबको समझ में आ रहा है क्या ये बात? यस। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो अपन को ये समझ में आ गया कि अब यहाँ पर अपन को कितने मिल रहे हैं एग्जैक्टली 4, है ना। आप एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हो, एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे लगा सकते हो। जब आप इन 4 जगह क्लोरीन लगाओगे तो आपको 4 डिफरेंट अलग अलग नाम के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा किसी और कार्बन पे लगाओगे, उसका जब नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका नाम, जो हम 4 नाम ऊपर लिख चुके हैं उनमें से किसी एक से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो अब ये अपनी कंडीशन सही बैठ गई। यहाँ पर अपन को चार मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब अपन बैक ट्रेसिंग करते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो किस प्रोडक्ट से बने, तो जो एल्केन था एक्स, है ना। अब मैं एक्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो मैं बैक ट्रेसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बैक ट्रेसिंग मतलब वापस जाना। तो जो एक्स है उसका स्ट्रक्चर रहा होगा ये सी 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 सी, है ना। ये रहा होगा मेरा एल्केन एक्स, और मेरा ये क्या रहा होगा, C10H10, जिसको इन्होंने एक्चुअली पी बोला है ना, जिसको इन्होंने पी बोला है, पी। तो पी क्या रहा होगा, तो पी रहा होगा ये, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना वो पी के लिए है ना, दोबारा पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, ठीक है। तो रेड जो मैंने लिखा है वो पी स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन से अपन ने लिखा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो एक्स को इंडिकेट कर रहा है ना। ये आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जितना जितना ग्रीन से पोर्शन है वो एक्स को इंडिकेट कर रहा है, और रेड प्लस ग्रीन जो है पूरा मिला के वो पी को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखो पी जो है वो क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आपको देखो 3 टर्मिनल एल्काइन है ना। यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा, सही है। फिर जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो इससे आपको एक एल्केन मिलेगा, है ना। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये सारे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और बचेंगे सिंगल बॉन्ड, जो ग्रीन ग्रीन से अपन ने बनाया है वो स्ट्रक्चर। उसको फिर आप जब उस पर क्लोरीनेशन कराओगे तो आपको 4 पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब तुमको ये बात समझ में आई क्या, जो बीच में मैं कह रहा था कि भाई आप ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। मतलब अगर अपन ऐसे करते कि अपन 10 कार्बन की मेन चेन ले रहे हैं, फिर अपन 9 कार्बन की मेन चेन लेके देख रहे हैं, तो वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि फिर आप उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन भी देखते, है ना। अपन ने क्या किया, अपने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्मार्टली क्या खेल लिया था, हमने ये समझ लिया था कि भाई ट्रिपल बॉन्ड जब आ रहे हैं तो मतलब ये दो दो के ग्रुप तो सेम रहेंगे एक साथ, ठीक है। तो इसको अपन ने कर दिया फिक्स, है ना। इनकी पोजीशन अपन ने फिक्स क्यों की, क्योंकि ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल है तो भाई किसी भी एक लाइन के 2 एंड्स होते हैं,
और दो टर्मिनल एल्काइन आ रहे हैं तो मतलब वो दोनों तो फिक्स होंगे, एक स्टार्टिंग में आएगा तो एक पीछे आ जाएगा, तो इनकी पोजीशन हो गई फिक्स। प्रॉब्लम ये है कि अपन को 3 टर्मिनल एल्काइन रखना है, तो 3 टर्मिनल एल्काइन रखना है, तो जो एक बच रहा है उसको फिर अपन बीच में किसी पे घुमाएंगे। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, अपन को टर्मिनल्स तो अपन को पता थे, टर्मिनल सिचुएशंस अपन को पता थी, बीच की सिचुएशन अपन को नहीं पता थी। तो अब जो अपन हिट एंड ट्रायल लगा रहे थे वो केवल बीच की सिचुएशन पे लगा रहे थे। अगर आप ये लॉजिक पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो अपन पहले 10 कार्बन फिर 9 कार्बन पे दिमाग लगा रहे थे वो अप्रोच सही नहीं थी। ठीक है, बस बाकी आगे की कहानी तो आप लोगों को पता है ना। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैंने हर चीज का लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा डिसीजन अपन ने क्यों लिया है, क्या सोच के लिया है। सबको भाई समझ में आ गया क्या? यस ठीक है, अब वो भाई किस्मत की बात है कि यार किसी ने तुक्के, मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम हिट एंड ट्रायल रैंडमली स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे, तो रैंडमली बना बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब कोई ऐसा बोल सकता था कि सर जैसे अपन को 10 कार्बन का एल्केन बनाना है तो अपन पहले मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक दूसरा अप्रोच मैं बता रहा हूँ, इसको भी सुन लो, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए। आप तो 10 कार्बन का मोस्ट सिमेट्रिक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देखो, तो आपने जैसे तीन तीन के उसमें डिवाइड कर दिया है ना, मतलब कार्बन आपके पास 10 है और आपको एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना लो, है ना। 10 कार्बन का इसमें तो अपन को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है। और अपन कैसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो ऐसा करो, एक कार्बन को तो कर दो अलग, है ना। मतलब अपन ने देखो, अपन ने क्या किया, पहले पहले अपन ने दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे ना, 10 मतलब 5 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, तो जब आप तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो एक कार्बन बच जाएगा, तो उस एक कार्बन को अलग करो, तो तीन तीन का ग्रुप बना दो, मतलब ये तीन तीन का ग्रुप बना दो, ये, यस सर। है ना। ये एक और तरीका है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, देखो सिमेट्रिसिटी से क्या होता है, मतलब ध्यान से सुनना, ये सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कम बनते हैं। इस बात से सभी लोग एग्री करते हो ना? थोड़ा लॉजिकली सोचो, जो मैं बात कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स उतने कम बनेंगे, यस है ना। जैसे एक मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा, कि जैसे जैसे ये है, इसमें आपके दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, आप इसको और ज्यादा सिमेट्रिक कर दो, इसको घुमा दो, तो ये तो अब बिल्कुल ही सिमेट्रिक हो गई, इसमें तो चारों कार्बन सेम है ना। तो ये देखो, इसमें इसमें फिर एक ही टाइप का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा सिमेट्रिक हो उतने कम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अपन एक दिमाग ये भी लगा सकते थे कि जब अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा, जब अपन ने यहाँ पे काउंटिंग अपन देख रहे थे ना कि बहुत ज्यादा ज्यादा बन रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 5 6 7 8, मतलब 8 9 बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे, तो अपन वहां पे ये दिमाग लगा सकते थे कि हम ऐसा करते हैं, हम सिमेट्रिसिटी पे फोकस करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी से फिर आप नीचे से ऊपर जाने में अप्रोच करने लगते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में अपने बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे थे, सिमेट्रिसिटी पे अगर अपन ध्यान देते तो हो सकता है अपना पहली बार में ही सही प्रोडक्ट बन सकता था, मतलब वो अगेन एक हिट एंड ट्रायल का तरीका है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन ने अगर 5 का पूछा होता, तो अपन जैसे ये सिमेट्रिसिटी से करते तो अपना 4 तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो फिर अपन सोचते कि यार एक कैसे अपन डिफरेंट करें, तो एक कार्बन को अगर अपन उठा के कहीं और रखते, नहीं यार, लेकिन वो तो तरीका सही नहीं है, मतलब उसमें फिर दिक्कत है कि उसमें फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, देखो कंक्लूजन ये है, अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। कंक्लूजन ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक बार मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को चेक कर लो, है ना। मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो आसान होते हैं चेक करना। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि आपको 4 वाला सिमेट्रिक बनाना है ना, ये 10 कार्बन में आपको 4 ब्रांचेस सिमेट्रिक चाहिए, तो
4 ब्रांचेस सिमेट्रिक चाहिए, तो अब इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, है ना? एकदम ध्यान से देखना, अपन इसमें यहाँ पे मैथ्स कैसे लगा रहे हैं। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, मतलब मैं सिमेट्रिसिटी बता रहा हूँ कैसे कैसे चेक होती है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, मतलब 2 कार्बन। अब इन 2 कार्बन पे आपको आपको 4 ब्रांचेस लगानी है। ये लग गई 4 ब्रांच, लग गई 4 ब्रांच, सही है? सिमेट्रिक हो गया स्ट्रक्चर। Yes. लॉजिक समझ में आ रहा है ना सबको कैसे किया? तो अब जैसे यहाँ पर अगर आप मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स देखोगे तो कितने आएंगे यहाँ पे? 1, 2, 3, 3 आ रहे हैं, बस 3 ही आएंगे और क्या। 1, यस सर। 2, 3, है ना? तो इस तरह से मतलब कंक्लूजन मेरा ये है कि जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स आपको कम दिए हों, बहुत कार्बन एटम आपको बहुत ज्यादा दिया हो और नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स बहुत कम दिए हो, जैसे यहाँ पर आपको 4 ही दिए थे बस, जो कि बहुत कम है नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से, है ना? तो ऐसे केस में आप उल्टा अप्रोच करो, आप सिमेट्रिसिटी पे को चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो जैसे अगर कोई 3 पूछता तो अपन डायरेक्ट इस तरह से सिमेट्रिसिटी के बेसिस पे हम कह देते कि ये आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये 4 ब्रांचेस को अपन ने इन 2 कार्बन एटम पे जोड़ दिया। ऐसे ही अगर आपको 5 ब्रांचेस चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि आप पांचों ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 ब्रांच को कनेक्ट कैसे कर सकते हो आप? 2-2 कार्बन की 5 ब्रांच, इसको तो यार वो एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, इसको 2-2 कार्बन की 5 ब्रांच, उसमें उसमें इन्होंने ऐसे इंटरकनेक्शन आएगा, ठीक है? ये है ना, 2-2 कार्बन की अब 5 ब्रांच, अगर ये देखो ये 2-2 कार्बन की 5 ब्रांच है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा लॉजिकली अपन को सोचना पड़ेगा। जब आप 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो अपना रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब कोई भी कार्बन एटम नहीं बच रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो पांचों ब्रांचेस जनरेट होंगी वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो तो ऐसे ही पॉसिबल है इसी स्ट्रक्चर में। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, हाँ उस पे आ रहे हैं अपन आयुष, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, तो पांचों ब्रांचेस को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर तो इसलिए गलत है क्योंकि रिंग नहीं आ सकती, है ना? ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है? मैं मतलब क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें अभी, मैं इन जनरल बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। अपन इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक कैसे कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो अब इसका कंक्लूजन ये है, ये आप लोग लिख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिख लेना। कंक्लूजन में मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कम है, मतलब आप सिमेट्रिसिटी पे ध्यान दो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने पे ध्यान दो, ठीक है? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड is large and very few monochloro structural isomers are being formed, है ना? इसका क्या मतलब है? मतलब इट मीन्स आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए? वी शुड गो फॉर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, है ना? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका लॉजिकली मैंने बता दिया है। क्या ये कंक्लूजन सबको हजम हो रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो ये आप लोग खुद ही उसको निपटा लोगे,
क्योंकि अपन ने बढ़िया से इस क्वेश्चन का काफी अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, तो फिर अपन बाकी जो डीपीपी वगैरह है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 2 डीपीपी थी, 9 और 10, है ना? तो आप लोग उसको कर लेना, और इसका जो सेक्शन सी का ऑब्जेक्टिव है वो कर लेना, ठीक है? तो अपन मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। Thank you, sir.